गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। आज हम पहली इकाई की जो अंतिम कविता है निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके द्वारा लिखित ये कविता को अभ्यास करने वाले हैं। ये जो कविता है स्टूडेंट्स, ये अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ही कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। इनकी जो रचनाएं थी वे जीवन की जिजीविषा यानी जीवन जीने की जो इच्छा है, राष्ट्र प्रेम और ओज यानी तेज प्रकाश से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां है मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है उनका, और कुछ लेख कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। स्टूडेंट्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनैतिक जीवन या राजनैतिक जो कार्य है वो अविस्मरणीय माना जाएगा, क्योंकि जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने 1998 में पोखरण में जो 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, उन परमाणु परीक्षण की वजह से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के तौर पर नवाजा गया। यानी दुनिया का भारत के प्रति जो नज़रिया है, जो सम्मान है, वो बढ़ गया था। और ये कार्य जो है इतिहास में हम कहेंगे अमर हो गया, और ये अटल बिहारी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। ये मैं कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर विज्ञान या अनुसंधान को इतना महत्व देते थे तो उसके साथ साथ ही वे अपने जो चरित्र यानी जो बिहेवियर है, जो आचरण है, उसको भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया है। और यही बात उन्होंने इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखी है। अभी निर्माणों के पावन युग में ये जो कविता है ये नई कविता मानी जाएगी। कविता का अर्थ होता है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति जो आनंद हमें देती है, और इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में कवि वाजपेयी जी ने विज्ञान युग को पवित्र युग माना है, और ये जो नूतन अनुसंधान हम कर रहे हैं या इस विज्ञान युग में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते हमने संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण और चरित्र निर्माण को भी विशेष महत्व दिया है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, चलिए हम कविता का प्रकट वाचन करेंगे और फिर उसका सरल अर्थ भी देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता
तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राण का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। कितनी सुंदर ऐसी ये कविता है छात्रों। सचमुच ये एक सुंदर तरीके का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति विज्ञान का सम्मान करती है या विज्ञान का आदर करती है, वे साथ ही साथ में चरित्र निर्माण को भी उतना ही महत्व देती है। अभी चरित्र निर्माण यानी क्या? हम कह सकते हैं हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो आचरण है दूसरों के प्रति, वो हम चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण बात मान सकते हैं। कवि हमें कहना चाहते हैं कि ये जो युग है ये विकास का, प्रगति का युग है और ये बहुत ही पावन यानी पवित्र ऐसा युग माना जाएगा। लेकिन इस निर्माणों के युग में या इस विज्ञान के 21वीं सदी में हमने आगे बढ़ते बढ़ते अपने चरित्र पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार हम आधुनिकता के नाम से या आधुनिकता के पीछे भागते भागते कई अपने जो मूल आधार है या जो अपनी संस्कृति के परंपरा के जो आचरण के आधार है उसे हम भूल जाते हैं। और यही चीज़ या यही बात कवि हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप विज्ञान का स्वीकार ज़रूर करें, आप आधुनिकता में आगे ज़रूर बढ़ें, आप अच्छी शिक्षा ज़रूर प्राप्त करें, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो नैतिक आधार होता है अपने बिहेवियर का, अपने आचरण का, बड़ों के प्रति प्यार सम्मान का, वो हमने नहीं भूलना चाहिए। दूसरों में हमने श्रेष्ठ होने की जो भावना है यानी प्रगति करने की जो भावना है उसे जागरूक करना है, ताकि लोगों में नवचेतना आएगी, यानी एक उत्साह, एक प्रेरणा लोगों को मिलेगी। और हमने हमारे कार्य में, किसी भी कार्य में अगर नैतिक आधार नहीं है, अभी नैतिक आधार यानी क्या? हम कहेंगे मॉरल सपोर्ट। हमारे शिक्षा में, एजुकेशन में अगर मॉरल्स नहीं होंगे तो वो शिक्षा क्या काम की, ऐसा कवि मानते हैं। चांदनी की जो शोभा है यानी जो तड़क फड़क है, या हम कहेंगे ये जो रोशनी भरी ज़िंदगी हम आशा कर रहे हैं आगे बढ़ने की, चकाचौंध जिसे हम कहते हैं, है ना, तो ये आगे बढ़ते समय या इसका स्वीकार करते समय हमने हमारी संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने कुछ प्रतीकात्मक चित्र दिए हैं कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो आप शिक्षा ले रहे हैं, इस शिक्षा में आपको जैसे जैसे महत्वपूर्ण विषय है, यानी हम कहेंगे विज्ञान है या गणित यानी मैथमेटिक्स है या लैंग्वेजेस है, उसी तरीके से आपको मॉरल एजुकेशन के लिए भी सब्जेक्ट होता है कि नहीं, जो हमें आदर सम्मान करना सिखाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और हमें हमारी संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ये बात कवि चाहते हैं।
आगे जो माना अगम अगाध सिंधु है, इन पंक्तियों से लेकर वसुधा का कल्याण न भूले, यहाँ तक का जो सरल अर्थ है, इसमें कवि कहते हैं कि हमने हमारे चरित्र निर्माण की बात को नहीं भूलनी है। उन्होंने वो लाइन या जो पंक्तियाँ हैं वो दोहराई है कविता में, और वे कहते हैं कि हमारा हित या हमारा भला करते करते हम कई बार क्या होता है, संसार के कल्याण को भूल जाते हैं, या हम कहेंगे वसुधा के कल्याण को, यानी पृथ्वी वसुंधरा के कल्याण को हम भूल जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं विज्ञान युग में दिन ब दिन मनुष्य जो है वो प्रगति कर रहा है, पर ऐसे समय हमने जो प्रदूषण पृथ्वी पर फैल रहा है उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और हम कह सकते हैं आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये संसार है इसमें काफ़ी सारे संघर्ष है, काफ़ी सारा स्ट्रगल या काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, पर जो साहसी व्यक्ति होता है, जो हिम्मत रखकर आगे बढ़ता है या अपना कार्य करता है, वो कभी भी वो अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ता है, या बीच मझधार में उसे छोड़कर वो भागना उसे पसंद नहीं होता है। तो वही हमें एक नई प्रेरणा या वही बात को अनुसंधान करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। यानी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो माहौल चल रहा है, कोरोना 19 की जो बीमारी है, इस बीमारी को हटाने के लिए या दूर करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है उसकी वैक्सीनेशन के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो बात है, ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये संसार के कल्याण के लिए विज्ञान का उपयोग हो रहा है कि नहीं? लोगों का हित, लोगों की भलाई इसमें छुपी हुई है, और हर कोई इस बात के लिए वेट कर रहा है, ये राह देख रहा है कि कब ये वैक्सीनेशन आ जाए, कब सभी लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल पाए। तो ये जो हम ये सोचने की बात है, संसार के कल्याण की ही एक बात हो सकती है। तो ये बात हमने यानी विज्ञान युग में नहीं भूलनी चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में से वहाँ से लेकर आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसमें कवि कहते हैं कि जिन वस्तुओं का निर्माण आविष्कारों से हुआ है या विज्ञान की मदद से हुआ है, उसमें अगर मनुष्य का भला नहीं है या प्राणियों का भला नहीं है तो वो विज्ञान पूरा व्यर्थ है। इसे हम सृजनहीन विज्ञान कह सकते हैं। एक सृजनशील विज्ञान होता है, सृजनशील यानी जिसमें नवनिर्मिति कही जाती है या नवनिर्मिति करी जाती है, लेकिन जिसमें मनुष्य और प्राणी मात्रा का भला नहीं है, वो विज्ञान सृजनहीन ही कहलाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले उदाहरण दिया कि वैक्सीनेशन के लिए जो खोज चल रही है, जो अनुसंधान चल रहा है, वो मनुष्य कल्याण के लिए चल रहा है। लेकिन अगर कोई विज्ञान का आधार लेकर खतरनाक चीज़ें, खतरनाक वस्तुएं या वेपन्स कोई बनाता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ विज्ञान वो व्यर्थ है या वो ज्ञान ठीक नहीं होगा। ऐसा ये एक दो उदाहरण आपके सामने मैंने रखे ताकि आपको समझ सके कि अगर हम विज्ञान का उपयोग करें मानव कल्याण के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन वो अगर खतरनाक चीज़ों के लिए उपयोग करें तो वो बुरा भी कहला सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कोई भी कार्य करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य मानव कल्याण का होना चाहिए, ऐसा कवि चाहते हैं। भौतिक तड़क फड़क यानी भौतिकता में, सांसारिक जीवन में हमें हर चीज़ की लालसा हो जाती है। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वैसे तो बुरा नहीं है कोई चीज़ की इच्छा रखना, लेकिन उस वक्त हमने हमारे जीवन का उत्थान यानी जीवन के प्रति जो हमारा
दृष्टिकोण है, मतलब ये जो भौतिकता की चाह है, ये जानते समय हमने बाकी चीज़ों के लिए या उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है उसे नहीं भूलना चाहिए। यानी हमने जो भी कुछ हासिल अगर करना है जीवन में, वो प्रामाणिक या ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, अपने आचरण को ध्यान में रखते हुए उन बातों को देखना चाहिए, है कि नहीं। मतलब किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करना ये तो ठीक नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए हमें चरित्र निर्माण की बात को नहीं भूलनी चाहिए, ये कवि इसमें कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करूँगी कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपने कविता का ठीक से वाचन करना है, परीक्षा के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इस बार आपकी जो परीक्षा है वो राइटिंग में होने वाली है और आपको जो परीक्षा के लिए हिंदी विषय का पेपर पैटर्न है वो भी हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।